वेलकम टू एमबीबीएस ज़रा हट के। तो आज हमारा टॉपिक है ओसमोसिस, जो कि पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। पहला चैप्टर हमारा था ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो हमने डिटेल में किया, उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। तो देखते हैं आज ओसमोसिस क्या है। देखिए, ओसमोसिस जो है, ये ओसमोसिस का समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना किडनी की जो रीनल फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अच्छा, उसके अलावा ये ऑस्मोसिस जो है आपके एब्जॉर्प्शन वगैरह में भी इन्वॉल्वमेंट है इसकी, तो वहाँ पे भी ज़रूरी है। चले देखते हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद लो सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, टू अ सॉल्यूशन विद हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है यार, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन जहाँ पे है वहाँ वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा, और जहाँ पे हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन लो होगा। सिंपल सी बात है। 2 गिलास आप ले लें पानी के, उसमें एक के अंदर आप 4 चम्मच चीनी डालें, एक के अंदर 1 चम्मच चीनी डालें। तो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन वाला कौन सा होगा? 1 चम्मच चीनी वाला। और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन वाला कौन सा होगा? 4 चम्मच चीनी वाला, ठीक है। और फिर हाई वाटर कंसंट्रेशन वाला कौन सा होगा? 1 चम्मच चीनी वाला हाई वाटर कंसंट्रेशन वाला होगा, और 4 चम्मच चीनी वाला लो वाटर कंसंट्रेशन वाला होगा, ठीक है। अगर आप उसके दरमियान में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, ठीक है, उन दो कंपार्टमेंट्स को अलग करें, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन या लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन या हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। और जहाँ पे सोल्यूट हाई है, ये चीज़ आपको समझना, आपके लिए समझना ज़रूरी है। जहाँ पे सोल्यूट हाई कंसंट्रेशन में है और सोल्यूट के लिए वो जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल भी है, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव ऑस्मोल, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल हो फॉर अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, उसको कहते हैं इफेक्टिव ऑस्मोल, ठीक है। तो वो जो इफेक्टिव ऑस्मोल है वो कोशिश करता है, वो मतलब वो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो वाटर को वहाँ पे उसी कंपार्टमेंट में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये समझे आप। अच्छा, आगे भी मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। देखिए, ऑस्मोसिस में इसको आप इस तरह भी कह सकते हो, इज़ द प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर काज बाय कंसंट्रेशन एंड डिफरेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेयर करने के लिए फार्मूला है सिंपल सा। देखिए, ये फाई जो है आपके, इसको फाई बोलते हैं ना, मुझे नहीं याद, ये फाई है मेरे ख्याल से। तो जो भी है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एन सी आर टी के इक्वल होता है। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसी कंसंट्रेशन है। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। देखिए, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, इन चीज़ों पे नहीं डिपेंड करता, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। अच्छा, तो हम चूँकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बॉडी के अंदर वाटर कितना होता है और वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसकी ऑस्मोसिस कैसे होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट होता है, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो टोटल बॉडी वाटर होता है 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है वाटर होता है। अगर आपके पास 100 किलोग्राम का इंडिविजुअल है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए 100 किलोग्राम का इंडिविजुअल है, तो उसमें जो है 60 लीटर वाटर होगा, ठीक है। 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट वाटर, 60 लीटर वाटर होगा, ठीक हो गया। तो उस 60 लीटर का उस 60 लीटर का 2/3 जो है, मेजर हिस्सा 2/3, यानी 60 लीटर का 2/3 कितना होता है? 40, ठीक है। 60 के 3 हिस्से करो, 20 ठीक है। उसके 2 हिस्से यानी 40 इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर होता है, और 1/3 जो है यानी 20 आउट ऑफ 60, 1/3 होगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर होता है। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेनली सबसे ज़्यादा वाटर होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो 20 है या 1/3 है टोटल बॉडी वाटर का, उस 1/3 का 3/4 यानी इस 20 के 4 हिस्से करो तो 5 होंगे, उसका 3/4 यानी 15, ठीक है। 15 लीटर आपका इंटस्टिशियल फ्लूइड में होता है इस जगह पे, ठीक है। और ओनली 1/4 ऑफ देट 1/3, ठीक है, 1/4 ऑफ दिस 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो 1/3 है उसका 1/4, ठीक है, या 20 का 1/4 यानी 5 लीटर प्लाज्मा के अंदर होता है। अच्छा, आप यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। देखिए, ये आपके टोटल बॉडी वाटर है, लेट्स से टोटल बॉडी वाटर का 2/3 जो है आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, ठीक है, और 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जो 2/3 है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेल्स के अंदर है, और जो 2/3 जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर है, और 1/3 जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जो 1/3 है उसका 3/4 जो है इंटस्टिशियल फ्लूइड में है, यहाँ पे इंटस्टिशियल फ्लूइड में, और 1/4 जो है आपके प्लाज्मा के अंदर है। तो यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट्स आपके हो गए। एक प्लाज्मा वाला कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है,
एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाला कंपार्टमेंट हो गया और एक इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ बैरियर्स क्या क्या है, देखिए यहाँ पे बैरियर कैपिलरी इंडोथीलियम है, ठीक है। प्लाज्मा वाला कंपार्टमेंट यानी ब्लड वेसल यानी कैपिलरीज और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान कैपिलरी इंडोथीलियम कम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इस इंट्रासेलुलर फ्लूइड के दरमियान में सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव ऑस्मोल जो है, इफेक्टिव ऑस्मोल का मतलब ये है कि जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है वो है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम आपका मेन प्रेशर डेवलप करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान। लेकिन सोडियम के लिए ये कैपिलरी इंडोथीलियम जो है ये परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल है। तो इसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन वगैरह वो मेन ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करेंगे। यानी एल्ब्यूमिन वगैरह अगर यहाँ पे ज़्यादा हो तो ब्लड इधर से बाहर नहीं जाएगा, वो इधर रखने की कोशिश करेंगे, ऑनकोटिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए केसेस हम डिस्कस करते हैं, दो केसेस जिससे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक डिजीज़ होती है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर में जो है आपके प्रोटीन इंटेक की डिफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोरकोर होता है, तो अंडर प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज होती है। तो प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन कम जब होता है तो ऑस्मोटिक जो ग्रेडियंट है वो बढ़ जाएगा बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कम हो रहा है, ठीक है। सॉल्यूट कम हो रहा है तो वाटर यहाँ से डिफ्यूज़ आउट होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, वाटर प्लाज्मा से निकल के उधर जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे स्वेलिंग होगी टिश्यूज़ की, उसको बोलते हैं एडिमा, ठीक है। और दूसरा केस आप इस तरह कर सकते हो, अगर किसी ने सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा ले लिया, ठीक है, इंजेस्ट किया, तो वो उसके पहले ब्लड में जाएगा, ठीक है। ब्लड से सोडियम यहाँ तो फ्रीली परमिएबल है, यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम फ्रीली कहाँ पे आ जाएगा आपके, सोडियम इसमें और इसमें तो फ्रीली परमिएबल है, तो इफेक्टिव ऑस्मोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बढ़ेगा फिर यहाँ बढ़ेगा, तो इधर तो कोई शिफ्ट नहीं होगा फ्लूइड का, वाटर का ऑस्मोसिस नहीं होगी। लेकिन जब यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सोडियम बढ़ेगा तो सोडियम जो है सेल के लिए, मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल है सोडियम के लिए, तो ये इफेक्टिव ऑस्मोल का काम करता है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम बढ़ेगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम तो वैसे होता ही कम है, मज़ीद बाहर ऑस्मोटिक जो है सोलूट की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर की कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू इंट्रा सेलुलर जो है बाहर कम होगी, तो वाटर डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएंगे, ठीक हो गया। ये दो केसेस हो गए। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता होना चाहिए। बाकी ये नीचे क्वेश्चंस मैंने कुछ लिखे और आंसर्स भी लिखे हैं, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और ये समरी है, तो हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट्स था वो। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है आप फीडबैक दें, मैं फिर इंशाल्लाह आगे भी करूँगा और फिजियोलॉजी पूरी करने का इरादा है इंशाल्लाह, ताकि मैंने जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं आप ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।